सनसेट टीवी के कॉन्क्लेव शक्ति में शामिल हुई मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर। एक आवाज जो सुरों की सजीव साधना है, संगीत की सुरमई साधिका, जिसकी आवाज में भारत की आत्मा गूंजती है। एक प्रतिभा जो भारत की मिट्टी की सुगंध को हर सुर में समेटे हुए है। एक गायिका जिसकी संगीत की साधना महज 4 वर्ष की उम्र से शुरू हुई और फिर बिहार के मधुबनी से दिल्ली तक का सफर तय किया। छोटे मंचों से लेकर बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों तक खूब नाम कमाया और देश का मान बढ़ाया। वो आवाज जिसने अपनी पहचान बनाई लिटिल चैंप से इंडियन आइडल जूनियर तक और फिर राइजिंग स्टार में ऐसी गूंजी कि पूरा भारत झूम उठा। वह आवाज जो एक रियलिटी शो में सिर्फ 2 वोटों से विजेता बनने से बेशक चूकी, लेकिन दिलों की सच्ची विजेता बन गई। लोकगीत से शास्त्रीय संगीत तक, भक्ति से भाव तक, हर सुर में माधुर्य, हर भाषा में जादू। हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, बंगाली, मराठी, तमिल से लेकर अंग्रेजी तक, हर भाषा में वही आत्मा, वही गूंज। एक संगीत साधिका जिसने भारत की भक्ति परंपरा को अपने रामचरितमानस पाठ और भक्ति प्रवाह भजनों से फिर से जीवंत कर दिया। देश की बेटी जो नन्ही सी उम्र में बिहार राज्य खादी, हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बनी और जिसके नाम कई सम्मान हैं। अटल मिथिला सम्मान, लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड और 2024 में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित हुई है। आज इस शक्ति कॉन्क्लेव के मंच पर पधारी हैं सुरों की अद्वितीय साधिका, हमारी सांस्कृतिक धरोहर की जीवंत प्रतीक, जिन पर माँ सरस्वती की कृपा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मैथिली ठाकुर का। बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली। थैंक यू। ये इसकी सुंदरता शायद आपकी गायकी की सुंदरता से बहुत कम है, लेकिन इतने सारे अवार्ड्स, मुझे लगता है कि मैथिली की इतनी उम्र भी नहीं है जितने उनके पास अवार्ड्स हैं, बड़े बड़े नामी अवार्ड। महज 4 साल की उम्र में मधुबनी में आपने गाना शुरू किया। जब आप गाती थी तो आपके दादाजी, आपके बाबा आपके साथ होते थे, वो आपको गाइड किया करते थे, लेकिन ये बड़ा इनफॉर्मल था। एक ट्रेनिंग तो शुरू हो गई थी जी, लेकिन वहां से दिल्ली तक का सफर तय करना और फिर दिल्ली से पूरी दुनिया के दिलों पर राज करना, ये कैसे शुरू हुआ सफर? बहुत ही साधारण तरीके से, जैसे ही मैंने चलना बोलना शोर मचाना शुरू किया। मेरे बाबा को शोर शराबा पसंद नहीं है, उनको चाहिए कि घर में बच्चे लोग भी थोड़े आराम से रहे, डिसिप्लिन रहे। तो अगर शोर मचाते मचाते उनके पास कभी खड़े हो जाती तो चुपचाप बिठा देते थे, बोलते थे कि 101 बार सीताराम 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 बोलते रहो। तो वही करते करते ऐसे, मतलब मुझे बढ़िया लगने लग गया वो चीज़। मेरे और भी कजन्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ही उनकी बात सुनती थी कि वो जितना बोलते थे उतनी बार तो करके ही उठती थी, उसके बाद फिर शोर मचाती थी। फिर गांव में मैं 7 साल 7.5 साल की उम्र तक रही हूँ और ऐसा लगता था रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है। रोज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, कभी अष्टयाम हो रहा है, 24 घंटे लगातार नाम धुन का कीर्तन हो रहा है। तो उसमें देखती थी कि हमारे गांव के जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, हमारे जिले के जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, सब लोग हमारे दलान पे आकर के लगातार गा रहे हैं। तो सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें मुझे भी बैठने का मौका मिलता था, गाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन सुनने का बहुत मौका मिलता था। और फिर ऐसे इनफॉर्मली ही जो बाबा गाते थे, गुनगुनाते थे, चुपचाप बिठा करके, ताकि मैं ज़्यादा शोर ना मचाऊँ, तो खुद हारमोनियम बजाते थे, तो वो जो गाते थे मुझे सुनाते थे, वही सुनते सुनते मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैं, पापा ने एक बार में देखा कि तुम गा रही है, बोल नहीं रही है, गा रही है। तो पापा दिल्ली लेकर के आए। उसके बाद पापा ने विधिवत शास्त्रीय संगीत मुझे सिखाना शुरू किया। अभी भी सीख रही हूँ, चल रहा है। दिल्ली आई, दिल्ली आने के बाद सब कुछ मेरे लिए एक सपने और जादू जैसा। अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ पे आना बिल्कुल मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। निश्चित रूप से आप देश की बेटी हैं, पूरे देश को आप पर गर्व है। 4 साल की छोटी सी मैथिली दिल्ली आ जाती है, पिताजी ले आते हैं।
उसके बाद फिर स्कूलिंग शुरू होती है, शास्त्रीय संगीत आप सीख रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप स्कूल में एडमिशन लेती हैं। स्कूल में आप बहुत कोशिश करती हैं मेरा कोई तो दोस्त बने, लेकिन लोग आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते। आपने बहुत कोशिश की। अभी बहुत सारे दोस्त हैं। सब दोस्त बनना चाहते। वो वाला दौर कैसा था? उस समय मेरी भाषा उतनी क्लियर नहीं थी, जो मैथिली या फिर वो सब डायलेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मैं अगर यहाँ पे भैया बोलते हैं तो मैं भाईजी 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 बोलती थी, अगर यहाँ पे ढूंढना बोलते हैं तो मैं खोजना बोलती थी। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी मेरे भाषा में कि लोगों को लगता था कौन है ये, क्या बोल रही, समझ नहीं आ रहा है। और स्कूल में भी गई तो मैं एकदम से मेरा एडमिशन ही 5th क्लास में हुआ था। उससे पहले मैंने कोई क्लास ही नहीं देखी है कि नर्सरी, 1st, 2nd, 3rd कैसे पढ़ते हैं लोग। तो 5वीं में एडमिशन हुआ, वो मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम लेकर के था। फिर उसके बाद मैं और 5 साल वेट की, क्योंकि 5वीं के बाद 6ठी में जाने के लिए बहुत दूर था स्कूल, तो मैंने और 5 साल इंतज़ार किया। फिर मैं 5वीं में एडमिशन ली, क्योंकि पहला वाला 5वीं में बहुत छोटी थी अपनी क्लास के बच्चों से। तो उसके बाद से मेरी रेगुलर स्कूलिंग शुरू हुई, और बहुत अच्छा स्कूल है द्वारका में, वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई है 12वीं तक। लेकिन हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। और जब मैं बताती थी, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था कि आप कहाँ से हो? बिहार से हूँ ये बोल दिया था मैंने, तो एकदम से सब हंसने लग गए थे। मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि हंस क्यों रहे हैं। हालांकि अभी बिल्कुल सब चेंज हो गया है, अभी हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हम बिहार से हैं, और ये बिहारी आज सब पर भारी है। अच्छा मैथिली, एक बड़ा संजीदा सवाल ऐसे में आता है कि आपने कई बार इमोशनल होके शेयर किया है कि मेरा उस दौरान कोई दोस्त नहीं था और मैं शायद एक दोस्त की तलाश कर रही थी। ऐसे में अक्सर कई लड़कियों के साथ होता है, गांव से आती हैं, शहर तक पढ़ाई करने आती हैं, लेकिन उनका बहुत जल्दी कोई दोस्त नहीं बन पाता, एक दोस्त की तलाश रहती है। लेकिन ऐसे में फैमिली, खास तौर पर हमारी माँ, एक महिला, ऐसे में एक बड़ी भूमिका निभाती है। शक्ति कॉन्क्लेव में हम बात कर रहे हैं शक्ति की, तो आपके जीवन में उस शक्ति का एक अहम किरदार रहा, एक रोल रहा, क्योंकि वो दोस्त के रूप में आपको आपकी माँ में वो किरदार मिला और उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। आप कैसे देखती हैं इस पूरे सिनेरियो को? जब मैं छोटी थी तो वो अहमियत नहीं समझ पाती थी कि कितना कंफर्टिंग होता है कि अब अपने पेरेंट्स के सामने बैठ करके वो सारी बातें बताओ कि पापा मम्मी आज स्कूल में ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, और फिर वो किस तरीके से हमको कंफर्ट फील कराते हैं कि छोड़ो, जाने दो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम इस पे ध्यान दो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है इतना कुछ सोचने का, तुम्हारे पास तो इतना सारा काम है। लेकिन अब जब मैं वो सारी चीज़ें सोचती हूँ, मेरे दिमाग में वापस चलती है, तो फिर वो अहमियत पता चलती है कि कितना ज़रूरी होता है कि आपकी माँ, आपके पापा आपको सपोर्ट करे। फिर आप, ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ भी मैं सोचूं, मैं वो करने के लिए मुझे किसी अथॉरिटी या किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है पापा मम्मी ने फ्री हैंड दिया हुआ है। तो वही अभी भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब भी मैं कुछ भी बोलूँ कि मुझे ये करना है, तो पापा बोलते करो, मम्मी बोलते करो, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ आप सभी के बीच में। पहली बार फिर दिल्ली से आपने फ्लाइट ली परफॉर्मेंस के लिए, आप मुंबई तक गई, वो आपकी लाइफ की पहली फ्लाइट थी जी, और मन में एक बहुत उत्साह था। कैसे बदला वहां से जीवन, क्योंकि मुंबई के बाद फिर आपकी अगली फ्लाइट हांगकांग ही गई थी? जी, शुरुआत में मैं सारे फ्लाइट्स जो भी होते थे, मतलब शुरुआत में मैं जहाँ भी जाती थी शुरुआत में जितने भी कार्यक्रम होते थे तो हम ट्रेन से जाते आते रहते थे। तो मैं मम्मी से एक बार बोली थी, मम्मी मुझे उस दिन लगेगा कि मैं कलाकार हूँ जब मुझे लोग बुलाने के लिए फ्लाइट की टिकट देंगे। तो सबसे पहला जो कार्यक्रम था तो मुंबई में हमें बुलाया गया था, और वहाँ पे हमारे ही कम्युनिटी के लोगों ने कार्यक्रम रखा था। तो फ्लाइट से आना जाना, मुझे लग रहा था अरे वाह, इस दिन तो मुझे कुछ सूट बूट पहन के जाना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है कि सिर्फ फ्लाइट में चढ़ने के लिए मैंने एक नया कपड़ा खरीदा था कि आज तो मैं पहली बार फ्लाइट में चढ़ रही हूँ, कार्यक्रम में परफॉर्म करूँगी, उसके लिए अलग से कपड़े, वापस लौटने के लिए फ्लाइट से आ रही हूँ तो अलग कपड़े, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल था। और उसके बाद से अब तो ऐसा गया कि महीने में 20 दिन ही मुझे फ्लाइट में जाना है, तो मैं कुछ भी पहन के चले जाती हूँ, बस जाना है ऐसा। अच्छा, जब आप अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब जाती हैं, देश विदेश में आप जाती हैं, आप परफॉर्म करती हैं, कई बार हमने देखा है सोशल मीडिया से आप काफ़ी कनेक्टेड हैं, आप अपनी बातें अक्सर आप जहाँ भी ट्रैवल कर रही होती हैं आप दुनिया को बता ही देती हैं आप कहाँ हैं, और लोग जानते भी हैं कि आज मैथिली कहाँ है। तो मैथिली जब बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, जहाँ पर आप पहुँच रही हैं वहाँ पर देश की बेटी का इतना बड़ा सम्मान हो रहा है।
आज जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं अपनी लाइफ को, ये जो आपकी पूरी स्ट्रगल है, ये जो पूरी आपकी मेहनत है, क्या कहेंगी इस बारे में? मैं पहली बार में मैंने कहा था कि अभी भी जो जो हो रहा है वो सपने जैसा लगता है कि ये कुछ हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि वो इनिशियल जो हमारा समय था जो हमने दिल्ली में गुजारा वो भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैं उस समय भी 10-12 साल की थी। और जो दिक्कतें और जो परेशानी, जो 100-100 रुपए के लिए भी जो एक होता था ना कि बहुत सारा काम करना पड़ेगा तो वो 100 रुपए इकट्ठे होंगे, लेजर कुछ पता ही नहीं होता था कि हमको इत्मीनान से कैसे जीना है। हालांकि वो अभी भी नहीं फील होता कि मुझे कभी इत्मीनान से जीना है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहना है, हमेशा कुछ नया करना है। लेकिन वो जो शुरू का समय जो था, जब घर में मशीन के नाम पे कुछ भी नहीं था, ना ही मिक्सी था, ना ही फ्रिज था, ना ही कूलर, ना ही कुछ भी नहीं था, और हमने पहला 500 रुपए का एक प्रेस खरीदा था, वो हमारे घर का पहला मशीन था। तो मतलब वो चीज़ें अभी भी देखती हूँ ना, अभी भी सोचने बैठती हूँ तो काफ़ी ऐसा लगता है कि देह से हर जाता है कि वो सिचुएशन कितना मुश्किल और कितना टफ रहा जब हम 46 या 47 डिग्रीज में, क्योंकि हमको ऐसे घर में रेंटल लेना पड़ता था जहाँ से हमें कोई संगीत के शोर को लेकर के बाहर ना निकाले, क्योंकि हम लोग हर 6-6 महीने पे अपना अपार्टमेंट चेंज करते रहते थे, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों को उस म्यूज़िक से बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसी चक्कर में हमेशा हम लोग जो टॉप फ्लोर है, जो छत पे जो छोटा सा कमरा बना देते हैं, उसमें हम लोग जा के रहते थे। लेकिन उसमें रहना एक मरण की तरह था, क्योंकि इतनी धूप, इतना गर्मी। तो अभी भी जब फील होता है तो मुझे वो चीज़ें मतलब ऐसा लगता है मसल मेमोरी में हो जाता है, तो काफ़ी लगता है। लेकिन हाँ, आज भगवान की दया से काफ़ी चीज़ें ऐसा है कि हम लोग जब सोचते हैं तो आगे और मोटिवेशन मिलता है कि अब आगे और क्या करना है, और अच्छा क्या करना है, अपने फैमिली वालों को और क्या कंफर्ट हम दे सकते हैं। बिल्कुल। आज लोग आपको आपकी गायकी से जानते हैं। क्या आपने कभी सपना देखा था कि आप गायिका बनेंगी, या आप म्यूजिक की ओर जाएंगी, या आपका सपना कुछ और था? वैसे पापा पहले से ही, शुरुआत से ही हारमोनियम हमेशा रहा घर में, तो पढ़ाई का काम हम लोग घर पे पापा के सामने नहीं कर सकते थे, क्योंकि पापा को पसंद नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करते रहूं। मुझे म्यूजिक करना है, बाद में सोते समय थोड़ा सा पढ़ लेना, ऐसा था। अच्छा। या फिर जब मैं घर पे नहीं रहूं तो पढ़ लेना, तुमको म्यूजिक करना है, ऐसा था। तो दिन से लेकर के सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सिर्फ म्यूजिक ही करना है, सिर्फ वो जो नोटेशंस लिख के देते थे उसको हारमोनियम पे बजाना है, उसी को रियाज करना है। पढ़ाई तो ऐसा था कि हम नहीं रहेंगे तो कर लेना, ऐसा। अच्छा। तो इसीलिए वो सारी पढ़ाई मैं स्कूल से करके आती थी, लेकिन मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। लेकिन मुझे म्यूजिक करना नहीं था, मन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मुझसे अच्छा गा रहे हैं, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हैं, ये तो मुझसे भी ज्यादा लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, ये तो गिटार बजा रहे हैं, ये तो कीबोर्ड बजा रहे हैं, मुझे तो सिर्फ हारमोनियम और मुझे तो सिर्फ क्लासिकल ही आता है, तो मैं कहाँ कम्पीट कर पाऊंगी। तो मुझे मन नहीं था म्यूजिक करने का उतना। लेकिन अपने गाँव में बिहार में IAS बनना है, ऑफिसर बनना है, यही क्रेज था। तो मुझे हमेशा से मन में था कि मुझे एक अफसर बनना है, एक IAS बनना है। तो लेकिन पापा ने सब चेंज कर दिया। लेकिन जो राह आपको पिताजी ने दिखाई, मुझे लगता है वो आपके लिए बेस्ट बहुत राह थी। एंजॉय कर रही हूँ मुझे। हाँ, उसके बिना अब मुझे रियलाइज हुआ कि म्यूजिक के बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है म्यूजिक का दूसरा नाम अब मैथिली हो चुका है। भारत की शान मैथिली है, निश्चित रूप से। मैथिली, आप कई रियलिटी शोज में गए, बहुत से लोग जाते हैं रियलिटी शोज में, लोगों का नाम होता है, पहचान मिलती है। आप भी रियलिटी शोज में गए, हमने आपको सुना भी। एक ऐसा रियलिटी शो भी था जहां आप सिर्फ 2 पॉइंट से रह गई, वरना आप विजेता होती। 1% से 1% से। हाँ। 2 वोट नहीं मिले थे शायद जी। अगर वो मिल जाते तो शायद आपकी लाइफ कुछ और होती। लेकिन अच्छा हुआ शायद वो नहीं हुई, क्योंकि वो रियलिटी शो जीतने की बजाय आप पूरी दुनिया का दिल जीत गई। मुझे लगता है ये बड़ा अवार्ड है। लेकिन अचानक से 2024 में हमें पता चलता है कि कल्चर एम्बेसडर ऑफ 2024 मैथिली है। ये तो पूरा सफर आपने देखा, इस सफर की सबसे यादगार बात क्या रही आपकी? जैसे कान छिदवाने टाइम नहीं 2 सेकंड का दर्द होता है, उसके बाद पता नहीं चलता है, वैसे ही जब मैं हारी तो मुझे वही 2 सेकंड का पेन हुआ कि अरे मैं तो जीतने वाली थी। ऐसा सब तो ऐसा था कि जीत ही जाऊंगी, लेकिन नहीं जीती। उसके बाद लेकिन मैंने काफी हिम्मत रखा कि नहीं, अब मेरी जर्नी शुरू होती है, अब मुझे अपने बल पे कुछ करना है। और ये जो आपने कल्चरल एम्बेसडर वाली बात कही, ये ऐसा था कि सब कुछ सिमट के एक जगह मेरे सामने आ गया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो अवार्ड मिला मुझे, उसके बाद से तो
ऐसा था कि सबके नज़र में मैं आ गई, सब मुझे बहुत सीरियसली लेने लगे। तो मतलब एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए, जो कल्चर एम्बेसडर मुझे बनाया गया 2024 में। मुझे प्रधानमंत्री जी ने आपसे डिमांड भी किया था कि आप एक शिव भजन सुनाएं। जी, मुझे लगता है बहुत सी निगाहें मुझे देख रही हैं कि बहुत देर हो गई है, मैथिली से सिर्फ उनकी जीवन की बात हो रही है, एक तो सुनवा दो। तो मुझे लगता है मैथिली जो भाषा आपके दिल के बहुत करीब हो, उसमें आप कुछ सभी दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, जो दिल आपके दिल के बहुत करीब हो, या जो गीत आपको बहुत भाता हो। तो इधर कितने लोग होंगे जो बिहार के हैं? अरे बाबा, पर समझते सब हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा से शुरू करती हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे एक किक स्टार्ट दिया। तो ना, 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 एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोने ठाम, दोसर पायब कोने ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हमने करबै ककरो आस, जखन मिथिला हमर वास, जखन मिथिला हमर वास, हमर बहिन अपन खास जनकपुर में। हमर सिया हमर खास जनकपुर में। धन्यवाद। मैथिली, मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा, जरूर वो मैं पूछना चाहूंगी। आपकी एज के लोग वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं, थिरकते हैं, या फिर उन्हें फास्ट म्यूजिक अपील करता है। महज 25-26 साल की आपकी उम्र है, और इस उम्र में आपका जो जुड़ाव है वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ है, और आप रामचरितमानस के साथ लोगों को उनकी कल्चरल रूट्स के साथ जोड़ रही हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये कहीं ना कहीं वही चीज़ है जो मैंने बचपन में, मैं बोली ना, गाँव में मैंने बहुत समय बिताया, और सारे पाठ, सुंदरकांड, अष्टयाम सब कुछ वहीं पे पहली बार देखा, गाया। तो वहीं से आइडिया मिला कि लॉकडाउन में हम क्या करें, हमको चाहिए मन की शांति। और बहुत सारे लोग आसपास बहुत डिप्रेस थे, हम लोग खुद 2 साल कोई घर से बाहर नहीं निकला, कोई हवा नहीं देखा बाहर क्या हो रहा है, कुछ नहीं देख पाए। तो वही समय था जब रामचरितमानस के एपिसोड्स बनाना हमने शुरू किया, और इंस्टेंटली बहुत रिलीफ हमने फील किया। बिल्कुल। शक्ति कॉन्क्लेव में आज शक्ति की बात हो रही है। 22 साल की उम्र में जब एक बच्चा ये सोचता है कि वो अपने जीवन में क्या करेगा, तब ये ब्रांड एम्बेसडर थी बिहार खादी की, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी। ये ब्रांड एम्बेसडर थी बिहार के हैंडीक्राफ्ट्स की, और ये ब्रांड एम्बेसडर थी बिहार टूरिज्म की। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां महज 22 साल की एक छोटी सी बच्ची, जिसे हम शायद अब बच्ची नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही इनके कांधों पर, आपने उसे संभाला भी बखूबी, अपना ये संदेश लोगों तक पहुंचाया भी। लेकिन आज महिलाओं का सवाल आता है। आज की महिला जिस मर्जी उम्र की हो, शायद ये नहीं सोच पाती कि साड़ी पहनी कैसे जाती है, लेकिन मैथिली बहुत अच्छे से साड़ी को कैरी करती है। मैथिली, एक राज, ये जो साड़ी प्रमोट करने का सिलसिला है, कौन सी उम्र से चला आ रहा है? घर में एक दिन कीर्तन रखना था, क्योंकि हमने नया घर लिया था। तो उसमें जब ही सब तैयार हो रहे थे तो एकदम से साड़ी देखी मम्मी की पुरानी, तो वो मैंने अपने आप बांधा, बिना मम्मी के हेल्प के, ना बिना यूट्यूब देखे, बिना कुछ किए। तब से उस दिन से मैंने साड़ी पहनना बंद नहीं किया। कुछ भी होता है साड़ी पहनना है, साड़ी पहनना। और वो मुझे लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल है साड़ी पहन के चलना फिरना, मुझे तो काफी कंफर्टेबल लगता है। और ये नारी इन साड़ी बहुत खूब भी लगती है। थैंक यू। शक्ति कॉन्क्लेव में बहुत सी बातें हैं, मुझे लगता है कि मैं आपसे बहुत लंबी बातें कर सकती हूँ और बातों का सिलसिला ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि शक्ति कॉन्क्लेव में हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। इसके बाद जरूर प्रस्तुति है मैथिली की अपने पूरी टीम के साथ, उनके दोनों भाइयों के साथ, लेकिन मैं चाहूंगी एक छोटा सा संदेश आप क्या साझा करना चाहेंगी आज इस कॉन्क्लेव में सबके साथ? आज हम शक्ति कॉन्क्लेव में हैं, जब हम महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने खुद भी फील किया है, शायद मेरी उम्र की बहुत सारी लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, कि एक लड़की दूसरी लड़की को सपोर्ट करे। ये काफ़ी रेयर है, बट ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक महिला कंप्लीट फील करती है, क्योंकि एक औरत के अंदर एक बहुत खास चीज़ है जो भगवान ने इनबिल्ट
भेजा है कि वो बहुत महसूस कर सकती है चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों का व्यवहार, बिना बोले, सामने वाला के बिना बोले वो कुछ समझना, वो जो इंट्यूशन होता है, वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है एक औरत सबसे ज़्यादा महसूस कर सकती है। इसीलिए बी काइंड टू एवरीबडी। आपके आसपास जितनी महिलाएं हैं, पहले खुद महिलाओं को खुद को सपोर्ट करना सीखना होगा। बाकी हमारे लाइफ में बहुत सारे पुरुष हमारे आसपास हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, वो लोग एक बहुत अच्छा रोल, मतलब मेरे फैमिली में तो मैं देख रही हूँ, मेरे माता पिता, मेरे भाई मुझे वो सपोर्ट करते हैं। तो एक फेमिनिज्म की जो बात है वो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार से ही शुरू होती है कि पुरुषों का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, सिर्फ महिलाओं का ही एक दूसरे को सपोर्ट करने का नहीं। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए और देखिए कितने सारे मैजिक होते हैं, कितने सारे वंडर्स होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली, इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जीवन की जो आपकी जर्नी है उसे साझा करने के लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मैथिली के जो आने वाले वर्ष हैं वो बहुत खूबसूरत हों। मुझे लगता है कि जिस उम्र में अब आप हैं, अब आपकी उम्र के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने की तैयारी है, तो क्या कुछ मन में है? क्योंकि आपने कहा था कि पिताजी के मन में कुछ है। अरे आप तो सवाल बदल दी, अभी पीछे मुझसे पूछने वाली थी, अभी मुझसे बुलवाएंगी। तो मैडम मुझसे पूछ रही थी कि कैसा लड़का चाहिए आपको, ये मैं सवाल पूछूं, तो अभी ये मुझसे पूछवा रही हैं। तो मैंने इस बात का यही जवाब दिया था कि मेरे पापा जो हैं ये अपने उम्र के, जो पापा के जितने क्लासमेट है ना, सबकी बेटियों के शादी हो रहे हैं। तो पापा मुझे आज भी दोपहर में बता रहे थे, ओहो उसकी बेटी का शादी हो रहा है और हमारी बेटी अभी हमारे घर में, हमको तो चिंता हो रही है। तो टांग खींचते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो बस देख रहे हम, इंजॉय करते हैं हम सारी कॉन्वर्सेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इसका जवाब मेरे पास पहले आ चुका है। हाँ, लेकिन तो मुझे लगता है नहीं, इस मंच पे अगर मैथिली नहीं बताना चाहती, मैथिली पापा को कैसा लड़का चाहिए? पापा मुझे हमेशा, जब मैं छोटी थी, दिल्ली में जब मैं आई थी 7-8 साल की थी, तो पापा इधर लुटिन जोन्स में सबके बच्चों को म्यूजिक सिखाते थे। तो सबके पापा मम्मी IAS हैं, किसी का IPS है, IFS है, कुछ भी ऐसे चलता रहता था। तो पापा मुझे बोलते थे कि अगर तुम IAS बन गए तो ठीक है, नहीं तो किसी IAS से शादी करा देंगे। ये स्टेटमेंट मुझे लगता है अखबार की सुर्खियों तक पहुंच गया है। बहरहाल इस सत्र में मुझे लगता है कि हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं और अब हम म्यूजिकल प्रस्तुति की ओर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली, इस सत्र को बहुत शानदार बनाने के लिए। और अंत में कहना चाहूंगी, नारी थी वो महान कल्पना, मैं कल्पना चावला की बात कर रही हूँ। नारी थी वो महान कल्पना, अंतरिक्ष पर बना दी जिसने अल्पना। क्या नारी के बिना आप कर सकते हो इस समाज की कल्पना? शायद नहीं। तो आइए करें शक्ति को नमन, करें नारी को नमन, करें हर नारी के हर रूप को नमन, क्योंकि वो नारी ही है जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को रंगीन बनाती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अंत में मैं जरूर कहना चाहूंगी, हम सभी मैथिली की जो ये खास म्यूजिकल प्रस्तुति है, अपने पूरे परिवार के साथ उसका आनंद लेंगे। गजब कह दी नैना मिलाई है, छाप तिलक सब छीनी में से नैना मिलाई।
प्रेम भटिका मधुवा पिलाई के, 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 मतवारी कर दी नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। बलि बलि जाऊं तोरे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं जी तोरे रंग, बलि बलि जाऊं तोरे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं जी तोरे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं तोरे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं तोरे रंग रेजवा जी, तोरे रंग रेजवा जी, तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रेजवा, अपनी सी रंग तीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना में, गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बहिया 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 बहिया, गोरी गोरी बहिया जी हरी हरी चूड़िया, गोरी 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 मैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया जी, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया जी, हरी हरी चूड़िया, बैया पकड़ धर ली नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के।
सब चीर मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना रे मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मिलाई के दे नैना नैना मिलाई के बहुत बहुत धन्यवाद। लाल मेरी पत रखियो पला झूले लालन सिंदड़ी धा सेवड़ धा सिंदड़ी धा सेवड़ धा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर लाल मेरी पत रखियो पला झूले लालन सिंदड़ी धा सेवड़ धा सिंदड़ी धा सेवड़ धा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में पालन आई मना झूले लालन पंजवा में पालन आई मना झूले लालन सिंदड़ी दा सेवड़ दा सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर दमादम सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर लाल मेरी लाल मेरी घनन घनन तेरी नौबत बाजे घनन घनन तेरी नौ घनन घनन तेरी नौबत बाजे घनन घनन तेरी नाल बजे घड़ी याल बना झूले लालन नाल बजे घड़ी याल बना झूले लालन सिंदड़ी दा सेवड़ दा सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर मावानू पीरा बछड़े देने मावानू पीरा तेरी आ मावानू
शाबाश कलंदर दमादम सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर 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 सखी शाबाश धन्यवाद धन्यवाद। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो मैं बिहार से आती हूँ। हमारे यहाँ हमारी बड़ी बहन माँ सीता, हम लोग बहन बहन करके बुलाते हैं क्योंकि उस नाते से राम जी हमारे पाहुन बनते हैं। तो सीता जी सबसे पहली एक ऐसी हम उदाहरण बोल सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। जिस तरीके से उनके पिताजी जनक जी ने उनको जो आशीर्वाद दिया, जिस तरीके से उनका पालन पोषण किया, किस तरीके से उन्होंने आगे, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो सीता जी के बारे में जब पढ़ने का मौका मिलता है तो बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। तो वहीं से पता चलता है कि हम मिथिला की नारी हैं, किसी से कम नहीं है। हम लोग भारत की नारी है, किसी से कम नहीं है। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी दुल्हा आते हैं मिथिला में तो ये सबसे जरूरी है उनको गाली देना। और मिथिला में ही है ऐसा कि जब दुल्हा आते हैं चाहे वो कोई भी हो गाली दे के उनका स्वागत किया जाता है। तो जब राम जी आते हैं तो उनसे पूछते हैं अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी एक भाई गोर काहे एक भाई गोर काहे एक काहे कारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। प्रश्न राम जी के पिताजी से पूछते हैं। राजा दशरथ जी कैलनी होशियारी राजा दशरथ जी कैलनी होशियारी राजा दशरथ जी कैलनी होशियारी एकटा मरद पर तीन तीन गुनारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। तीसरा प्रश्न जो है जो गुरुदेव राम को लेकर के आते हैं मिथिला में उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। अरे ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी देखन में पातर खाए भर थारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। और अंत में अरे कहथिन सीने हलता मन में बिचारी कहथिन सीने हलता मन में बिचारी अरे हम सब ला गई छी सरहोज सारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ
लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ, 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 लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। धन्यवाद। जानकी ने जब वो जो धनुष जो किसी से हिल भी नहीं सकता था उसको उठा कर कैसे पोछा लगा दिया, आंगन नीपना था, तो इतना भारी धनुष जिसके लिए यज्ञ करवाया गया, बहुत सारे देश विदेश के राजाओं को बुलाया गया कि कौन धनुष को उठाता है, और उस धनुष को इतनी आसानी से उठा करके जानकी जी ने नीप दिया आंगन को। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने, तुम उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है। हाँ तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, हाँ तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है। सखी सहेली शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सुन हर खित भई सखी सहेली शिव धनुष राम ने तोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, अरे तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, हाँ तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता। साथ में थोड़ा थोड़ा गाएंगे ध्यान से। माथ सिया के टीका सोहे कुंडल की छवि न्यारी है, माथ सिया के टीका सोहे कुंडल की छवि न्यारी है, न्यारी है भाई न्यारी है, न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है, हाँ न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है,
आज ही यहाँ आते आते एक सुन रही थी मैं, बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन, वो सुनाती हूँ। सूफी। खुसरो रैन सुहाग की, मैं जागी पी के संग। खुसरो रैन सुहाग की, मैं जागी पी के संग। तन मोरा मन पिया का, जो दोनों एक ही रंग। तन मोरा मन पिया का, जो दोनों एक ही रंग। मैं तो पिया से, मैं तो पिया से, मैं तो पिया से नैना लगाई रे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे। मैं तो पिया से नैना नैना लगाई रे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे। घर नारी गवारी कहे सो कहे, घर नारी गवारी कहे सो कहे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे। सोहनी सुरतिया मोहनी मुरतिया, सोहनी सुरतिया मोहनी मुरतिया, सोहनी सुरतिया मोहनी मुरतिया। मैं तो हृदय के, मैं तो हृदय के, हाँ मैं तो हृदय के बीच समाई रे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे। मैं तो पिया से नैना लगाई रे। मैं तो पिया से नैना।
धन्यवाद। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में। थोड़ा तबला दे दीजिए। और होरी रे बर चोरी रे रसिया, होरी रे बर चोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बादर, उड़त गुलाल लाल भय बादर, केसर रंग में बोरी रे रसिया, केसर रंग में बोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। होरी खेले रघुबीरा वध में, होरी खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा हो, होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीर। ओ हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। अरे भाई महलन में, अरे हाय महलन में भीरावत में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा, ओ होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा। सोने के थाने में ज्यों ना पड़ोसा, सोने के थाने में, सोने के थाने में ज्यों ना पड़ोसा, सोने के थाने में ज्यों ना पड़ोसा। अरे खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग पर से, रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से। हे होलिया में उड़े रे गुलाल के कई और मंगेतर से, होलिया मैं गाते रह सकती हूँ, होली ऐसा मिजाज है। होलिया में उड़े रे गुलाल की कई और मंगेतर से, होलिया में उड़े रे गुलाल। अरे म्हारी रे मंगेतर नथनी वाली रे, म्हारी रे मंगेतर नथनी वाली रे, म्हारी रे मंगेतर नथनी वाली रे। मूछा वालो रे नवा, अरे मूछा वालो रे नवा की कई और मंगेतर से, होलिया में उड़े रे गुलाल की कई और मंगेतर से, होलिया में उड़े रे गुलाल की कई और मंगेतर से, होलिया में उड़े रे गुलाल की कई और मंगेतर से। थैंक यू। ये सच में एक बेटी का सम्मान है, थैंक यू सो मच। उस बेटी का सम्मान है जिसने भारत का मान सदा हर मंच पर बढ़ाया है।